Welcome back to the next video of economics. Class 12 वीडियो नंबर 19। वीडियो नंबर 19 में हम पढ़ेंगे कि जो चैप्टर 6 है उसमें आपने देखा इसके पहले वीडियो में कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी थी कंट्री में। ठीक है, उस इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आई थी? क्योंकि जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी थी भारत की वो फेल हो चुकी थी। तो भारत ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई जिसका नाम दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में के एलिमेंट्स क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये हमारा एलिमेंट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। तो लिबरलाइजेशन है क्या? तो ध्यान समझिए, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है इट मींस फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा सारी प्राइवेट कंपनियों को जो रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, जो उनके ऊपर लाइसेंस लगाए जाते थे, उन सबसे मुक्त किया गया और ये ऑफर किया गया कि जो मन करे वो बिजनेस आप करिए, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप रिसोर्सेज का यूज मार्केट फोर्सेस के हिसाब से कर सकते हैं। एक्चुअली जो गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग पॉलिसी थी या जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी, इनकी वजह से हुआ क्या था कि करप्शन खूब तेजी से बढ़ गया था और करप्शन बढ़ने की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। तो उस क्राइसिस से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने एलपीजी अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं लिबरलाइजेशन। बिकॉज खाली गवर्नमेंट के कह देने से लिबरलाइजेशन तो हो नहीं जाएगा, कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं। तो वो रिफॉर्म्स क्या हैं? तो पहला रिफॉर्म है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, दूसरा है आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, तीसरा है फिस्कल रिफॉर्म और चौथा है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। तो आइए डिस्कस करते हैं हम कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स नाम से पता चल रहा है कि ऐसा रिफॉर्म जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को लिबरल करेगा। ऐसे लॉज में चेंजेस आएंगे जो इंडस्ट्री को बेनिफिट पहुंचाएंगे और बिजनेस करना आसान होगा, लिबरल होंगे, गवर्नमेंट की लिबर्टी होगी बिजनेस के प्रति। ठीक है, तो पहला जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, उसमें हम समझेंगे एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सरकार ने कहा कि आप 5 इंडस्ट्री छोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कि अगर आप लिकर बना रहे हैं या सिगरेट्स बना रहे हैं या डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं या इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स बना रहे हैं या डेंजरस केमिकल्स बना रहे हैं, तो ही आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आपको लिकर मतलब शराब बनाना है, सिगरेट बनाना है या डिफेंस एक्सप्लोजिव्स यानी कि ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट का मतलब जो सेना में हथियार यूज होते हैं, या इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स जो आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में तमाम विस्फोट करके और एनर्जी क्रिएट की जाती है, ऐसे कोई चीज बना रहे हैं, या डेंजरस केमिकल्स, ठीक है, जो खतरनाक आपके केमिकल्स हैं वो अगर बना रहे हैं, तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है। अदरवाइज आपको लाइसेंस लेने की गवर्नमेंट जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आपको होटल खोलना है उसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं उसका काम। ठीक है, तो ये आपका पहला रिफॉर्म किया गया। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में कॉन्ट्रैक्शन किया गया। सबसे पहले आपको याद होगा कि 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व की गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए। ठीक है, बाद में से घटाकर 17 से 8 कर दिया गया और बाद में वो घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया है। और ये 2 कौन है? एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। यानी कि आज के डेट में अगर आप देखो तो पब्लिक सेक्टर कंपनियां 2 ही ऐसी हैं कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम कर सकता है। वो एक है रेलवे, दूसरा आपकी एटॉमिक एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। आपको याद हो तो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी में एक काम किया गया था। वो काम ये था कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए यानी कि एसएसआईज के लिए रिजर्व किए गए थे कुछ प्रोडक्शन एरियाज। ठीक है, तो अब वो रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए गए और रिसोर्सेज को आप मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो आप वो प्रोड्यूस करिए, कोई भी रिजर्वेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं रह गया। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर आपको याद हो तो जब गवर्नमेंट लाइसेंस देती थी तो उस लाइसेंस के साथ एक दिक्कत ये भी था कि किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी डिसाइड होता था। तो अगर उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाना है तो गवर्नमेंट से फिर से परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें जो थी इनको हटा लिया गया और प्रोडक्शन कैपेसिटी का एक्सपेंशन करने के लिए बिजनेस फ्री हो गए। नेक्स्ट समझिए फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। ठीक है,
आपको पता होगा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड प्रैक्टिसेस में गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन था इंपोर्ट करने पर कैपिटल गुड्स का। ठीक है, गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं सोचती थी गवर्नमेंट की कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट ना हो और देश में चीजें बनाई जाए। ये रिस्ट्रिक्शन हटाया गया और बिजनेस फ्रीली एक तरीके से आप देखिए तो ये पांचों पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि बिजनेस को काफी लिबर्टी मिली और बिजनेस सक्सेसफुली आगे रन होने लगे। तो ये हमारा था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब आते हैं हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब क्या है? हमारे देश में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें रिफॉर्म्स किया गया। लाइक फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग आपको पता है जो आपके स्टेट बैंक, पीएनबी, ये सब बैंक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। और नॉन बैंकिंग कंपनीज क्या है? एलआईसी, ठीक है, और भी म्यूचुअल फंड्स, ये सब सारी कंपनियां आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में आती हैं। दूसरा स्टॉक मार्केट आपको पता ही होगा, शेयर बाजार। और तीसरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऐसा मार्केट जहां पे फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग होती है। ये हमारे आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर मार्केट में। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड रिफॉर्म्स किए गए। देखो सबसे बड़ा जो रिफॉर्म हुआ वो ये हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करती थी, क्या समझना, रेगुलेट का मतलब कि उन पर नियम बना के उनको कसती थी, अपना उस पर हक जताती थी। ठीक है, तो वो अब यहां से फैसिलिटेटर हो गए। फैसिलिटेटर का मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बैंक्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब ध्यान समझना, जब वो रेगुलेटर थी तो वो इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती थी। मतलब सेविंग अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट देना है, एफडी पर कितना इंटरेस्ट देना है, लोन पर कितना लेना है, ये सब डिसाइड करती थी आरबीआई। लेकिन जब वो फैसिलिटेटर हो गई तो वो बैंकों को फ्री कर दिया कि आपको जो मन करे वो इंटरेस्ट चार्ज करिए, जो मन करे वो इंटरेस्ट ना चार्ज करिए, आप फ्री हैं। इससे क्या हुआ? इससे नए नए प्राइवेट बैंक्स भी मार्केट में आना शुरू हो गए और फैसिलिटेटर के तौर पर आरबीआई ने बैंकों को लोन देना भी शुरू किया। तो ये कुछ थे रिफॉर्म्स। और एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स को भी अलाउ किया गया। ठीक है, एफआईआईज आपको पता है क्या हो? तो विदेशों से जो लोग डायरेक्ट हमारे शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उनको हम बोलते हैं एफआईआईज। तो एफआईआईज को भी अलाउ किया गया। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब आगे डिस्कस करते हैं तो अब डिस्कस करते हैं हम फिस्कल रिफॉर्म्स। तो फिस्कल का मतलब पहले जान लीजिए क्या होता है? गवर्नमेंट की रेवेन्यू और उसका एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट की जो इनकम आती है और जो खर्चा वो करती है उसको हम बोलते हैं फिस्कल। ठीक है, तो अब फिस्कल रिफॉर्म्स में क्या हुआ? आप ध्यान समझिए, इंडिया में दो तरह के टैक्स लगाए थे। एक्चुअली इंडिया में क्या ओवरऑल दो ही तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। नाम से पता चल रहा है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो जिन पर इम्पोज किए गए हैं वो उन्हीं को देने हैं। लाइक आपका इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जिस पे लगाया जाता है उसी को भरना होता है। ठीक है, लेकिन जीएसटी कहता है, जीएसटी सरकार प्रोड्यूसर्स को लगाता है, लेकिन प्रोड्यूसर क्या करता है? उसका बर्डन कस्टमर पर शिफ्ट कर देता है। इस टैक्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो जो इंडिया में टैक्स था वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था 1991 के पहले। ठीक, और टैक्स बड़ा कम आता था इंडिया में क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से लोग समझ नहीं पाते थे। तो 1991 के बाद इंडिया में टैक्स को सिंप्लीफाइड किया गया और उसके बाद 1991 के बाद से इंडिया में टैक्स अच्छा खासा आने भी लगा। ठीक है, तो ये आपका था फिस्कल रिफॉर्म्स। अब हम आते हैं एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो एक्सटर्नल सेक्टर में आपके बेसिकली दो होते हैं, एक फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, दूसरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो हम डिस्कस करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। अब ध्यान समझना, इंडिया की करेंसी, आपको पता है जब आईएमएफ ने लोन दिया था, ठीक है, सॉरी, वर्ल्ड बैंक ने जब लोन दिया भारत को तो उसने एक शर्त रखी थी। वो शर्त ये थी कि आपको अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए $1 की कीमत अगर 40 रुपए थी तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगर आप इसको डीवैल्यूएट करते हैं, 40 की बजाय इसकी वैल्यू 50 कर देते हैं, तो अमेरिका में बैठा आदमी अब $1 में भारत से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो इसलिए एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए करेंसी को डीवैल्यूएट किया गया और उसके बाद 1991 के बाद से भारत की करेंसी जो थी वो एक्सचेंज मार्केट में फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस के तहत ट्रेड होना शुरू हो गई। और लास्ट पॉइंट जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से था, यानी कि जो इंपोर्ट पर गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स कर रखा था और इंपोर्ट्स पे जो बैरियर्स लगा रखे थे बिल्कुल हटा दिए गए। ठीक है,
प्रोटेक्शन करती थी, जो गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए, भारत में क्या था, इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाता था, वो बैरियर्स हटा लिए गए। अब ये कहा गया कि जो कंपनी सरवाइव कर पाएगी, जो फिट होगी वही सरवाइव कर पाएगी। हम फालतू में इंडियन कंपनी को प्रमोट करने के चक्कर में खराब गुड नहीं बेचेंगे, जो फिट होगा मार्केट में वही बिकेगा। ठीक है। मार्केट कंपटीशन हैज रिप्लेस द पॉलिसी ऑफ कोटा एंड टैरिफ, यानी कि जो मार्केट कंपटीशन है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, टैरिफ और कोटा जैसी चीज हटा ली गई। बिल्कुल ये कहा गया कि जो सरवाइव करेगा, सॉरी जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा, यानी कि एफिशिएंसी को बेंचमार्क माना गया ग्रोथ का। तो इसी के साथ ये आपका लिबरलाइजेशन टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप रिपीट करके देखिए 2 बार 3 बार। ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।